हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो देखिए आज आप लोग आए अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन। देखिए तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका किसका कितने ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का, देखिए केमिस्ट्री का ये 2026 के लिए आपके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री का जो है 2020, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 6 साल। मान लीजिए 21 में कोरोना काल था तो पेपर नहीं हुआ किसी में, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का, 5 साल का। एक साल में 7 सेट होता है तो 5 साल का है, ठीक ना। 20, 22, 23, 24, 25 तो 5 गुणे 7 करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 सेट। कितना हो जाएगा, 35 सेट आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक ना, 5 साल का। फिजिक्स का देखिए 2020, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 20, 22, 23, 24, 25 यानी कि 5 साल का आपका फिजिक्स का मिल जाएगा। 7 5 35 सेट इसका हो जाएगा, ठीक है। 35 दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 70 सेट, ठीक है। दोनों का 70 सेट हो गया। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का देखिए अगर बायोलॉजी आप लोग लिए हैं तो 22, 23, 24, 25 4 साल का, 4 साते 28, ठीक है। 28 सेट ये हो गया। मैथ अगर कोई लिया है तो 23, 24, 25 3 साल का मिलेगा। 7 के 21 सेट इसका हो गया। इंग्लिश तो सबको चाहिए, इंग्लिश तो मिल जाएगा आपको 7 गुना के 14 सेट है, ठीक है। अगर देखिए अगर आप लोग को ये दोनों चाहिए, अगर ये दोनों चाहिए तो आप लोग का पेमेंट लगेगा 120 रुपए। अगर ये 4 सब्जेक्ट चाहिए, अगर किसी को बायो चाहिए तो मैथ नहीं चाहिए, अगर मैथ चाहिए तो बायो नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश चाहिए और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश चाहिए, ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट का आपका लगेगा 200 रुपीज। कितना, 200 रुपये लगेगा। और देखिए अगर आप लोग सिंगल सब्जेक्ट लेंगे, सिंगल सब्जेक्ट सिर्फ केमिस्ट्री या सिर्फ फिजिक्स लेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 70 रुपीज। कितना, 70 रुपीज, ठीक है। और आपको बायो लेना है तो बायो के लिए आपको 60 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको मैथ लेना है तो मैथ का 50 रुपीज है। इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश का भी 50 रुपीज है, ठीक है। तो इनका 50 60 रुपीज हम, मतलब अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ लेंगे ना तो आपको सही पड़ेगा, अगर अलग अलग लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। एक ही साथ ले लीजिए 200 रुपये में पूरा सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, 4 सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इंग्लिश या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश ले लीजिए। चारों सब्जेक्ट का आपको 200 में मिल जाएगा। वैसे अगर आप लेंगे तो ये देखिए 2 सब्जेक्ट का 120 रुपया है। अब यहाँ से ये वाला लेंगे तो 180 हो जाएगा, फिर ये वाला लेंगे तो 130, 230 हो जाएगा, ठीक है। 30 या 40 रुपया आपका बेसी लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ चाहिए तो 746, ये मेरा नंबर है 7460012763। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना। जो चाहिए वो करिए। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। क्या लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, जेके सर लिखिए, जेके सर लिखिए या एमके सर ये स्टडी लिखिए, ठीक है। दोनों में से कोई चैनल मेरा है, दोनों चैनल एमके सर लिखिए चाहे जेके सर लिखिए, ठीक है। तो आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं पेपर के लिए तो आप लोग पीडीएफ लेना जरूरी है, ठीक है। अगर ये पूरा हल कर लेते हैं ना आप, 3 साल के, 2 साल के या 4 साल के पीडीएफ हल कर लेते हैं तो आपका 90% या 85% लाने में कोई नहीं रुक पाएगा, ठीक है। तो आज और आगे आप लोग वीडियो देखते रहिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग देख कर आए हैं कि आपको कैसे मतलब पीडीएफ परचेज करना है, कैसे पीडीएफ को खरीदना है, ठीक है। तो सभी प्रोसेस हम बता दिए कैसे कैसे आपको खरीदना है। अगर आपको खरीदना है तो आप लोग 746, देखिए ये आपको नंबर दिख रहा है ना, 747460012763, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, परचेज खरीद लेंगे आप लोग, ठीक है। पूरा 2020 से लगाए 2025 तक का सारा सोल्यूशन रहेगा उसमें, ठीक है। तो ये देखिए आपका है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कौन सा कोड है, 348 KI। ये जो कोड है KI ये सेकेंड पेपर का है, ठीक है। तो फर्स्ट सेट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेट का हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ पर KH है, ठीक है। इसका कोड क्या है, KH है। जीव विज्ञान 12th अनसॉल्व्ड सेट 1 2025 का है। कोड नंबर है 348 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मिस्टेक हो गया है, 348 KH, ठीक है। 348 क्या है, KH है, बायोलॉजी, ठीक है। प्रश्न नंबर देखिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सही विकल्प अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है टी, ये एक है कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, अलील जोड़ा है। जो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है इसका अलील जोड़ा क्या होता है, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी विषम युग्मजीव लंबा। जैसे कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा, ठीक है। कैपिटल का
कैपिटल का मतलब क्या होता है बड़ा, तो कैपिटल टी का मतलब लंबा, ठीक है। स्मॉल टी का मतलब होता है बौना, ठीक है। स्मॉल टी मतलब छोटा, तो छोटा का मतलब यहाँ पर बौना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसका अलिफ जो जोड़ा होगा वो क्या होगा, ये देखिए समयुग्मजी लंबा, नहीं समयुग्मजी लंबा कब होता, जब ये दोनों कैपिटल टी होते तब ये समयुग्मजी लंबा होता है, ठीक है। विषम युग्मजी लंबा है, विषम युग्मजी लंबा इसलिए है, यहाँ पर विषम युग्मजी लंबा बौना क्यों नहीं है पता है, यहाँ पर जो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, यानी कि कैपिटल टी है तो इसकी कैपिटल टी की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विषम युग्मजी लंबा, लंबा किस लिए, ये कैपिटल टी के लिए लंबा लगाया जा रहा है। अगर दोनों टी स्मॉल टी रहते, दोनों स्मॉल टी रहते तो ये वाला होता है समयुग्मजी बौना होता। विषम युग्मजी बौना कब होता, जब ये स्मॉल टी इधर होता है कैपिटल टी, लेकिन ये हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, कैपिटल टी इधर ही रहेगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या है, सही जवाब है विषम युग्मजी लंबा। प्रश्न नंबर दो का प्रश्न नंबर एक का ख है, देखिए बीटी कपास किसे निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है बीटी कपास, तो आपका जो बीटी कपास होता है वो आपका होता है जीवाणुओं से निर्मित होता है, किससे, जीवाणुओं से निर्मित होता है, कौन, बीटी कपास। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ग है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, तो ये देखिए क्या है, चूहा है, गिलहरी है, छिपकली है, टिड्डा है। तो यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, छिपकली है। छिपकली क्या करती है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना, कौन कौन होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो देखते हैं छिपकली क्या करती है, उजाले में जाती है बल्ब के पास, तो वहां पर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, फितंगे होते हैं, उनको क्या करती है, छिपकली खा जाती है। तो ये क्या है आपका द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आपका आता है कि जैसे कोई है जो पेड़ पौधों खा रहा है, पत्तों खा रहा है, ठीक ना, तो उस प्रकार से जीवित है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और ये आपका छिपकली क्या है, ये जीव को खाता है, ये मांसाहारी, इसलिए क्या है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता की क्षति का कारण नहीं है, कौन जैव विविधता की क्षति का, अतिदोहन ये भी जैव विविधता की क्षति कारण है, सविलुप्तता ये भी है, आवासीय क्षति ये भी है, और वनीकरण, अगर हम लोग वनीकरण करते हैं तो ये क्षति नहीं होगी, ठीक है। जैव विविधता की क्षति नहीं होगी अगर हम लोग वन लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं तब। अब देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आईवीएफ संकेताक्षर का पूरा रूप लिखिए, यानी कि फुल फॉर्म लिखना है किसका, आईवीएफ का। तो देखिए आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर देखिए आईवी लिख दिए हम लोग, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इन रहता है, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है आईवीएफ का, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए, औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, पहला क्या है, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण है, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल या अपशिष्ट का अम्लीय या क्षारीय स्तर, और छठा है हैवी मेटल्स, जैसे लेड है, मरकरी, आर्सेनिक है आदि। अगर आप लोग इन सभी को लिखना है तो लिख सकते हैं, अन्यथा एक लिख देंगे लाइकेन, ठीक ना। तो औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए, तो एक आप लिख सकते हैं लाइकेन, सिर्फ लाइकेन लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले ग वाले पर। प्रश्न नंबर आपका ग है, कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसको पहले हम सेट कर लेते हैं। ग कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो न्यूक्लियोसाइड एक जैविक यौगिक होता है जो एक नाइट्रोजनी क्षार और एक शर्करा अणु से मिलकर बना होता है। जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है क्या होता है, एक जैविक यौगिक होता है। ये क्या होता है, एक यौगिक होता है जो किससे मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर, और किससे, शर्करा यानी कि चीनी से, शुगर से मिलकर बना, और वो से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। एकदम एक नंबर का क्वेश्चन, तो एक ही नंबर की तरह आंसर भी रहेगा।
अगर ये 3 नंबर का रहता, 5 नंबर का रहता, तो उसी प्रकार से इसका आंसर भी दिया जाता। ठीक है, ताकि ये 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर की तरह आपको आंसर देना है। अब देखिए दूसरा घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो देखिए आप 10% का रूल पढ़े होंगे, अगर 10% का नियम जानते हैं तो आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा का प्रवाहित, कितने कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आप लोग देखिए 10% का अगर नियम पढ़ते हैं तो अगर कोई कोई पक्षी है या फिर पक्षी नहीं, कोई मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता है, अगर वह पौधों को खा रहा है तो पौधों को खाने के बाद उसको जो एनर्जी मिलेगी, अगर कोई उसको मांसाहारी खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, तो उसको अगर उस जीव को खाने के बाद उसको कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। ठीक है, 90% क्या हो जाएगा, उसके शरीर में रह जाएगा, और जो खाएगा उसको 10% उसका मिलेगा, यानी कि 100% का 10% मिलता है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो एक रंग अंधता बोलते हैं इसको, रंग अंधता बोलिए चाहे वर्णांधता बोलिए। ठीक है, रंग अंधता या फिर वर्णांधता। इसमें क्या होता है कि इसमें इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। ये मतलब जिसको हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, फिर उसके बच्चे को होता है, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे को होता है, उसके बच्चे से, ये कम से कम मुझे लगता नहीं, ये मैं जानता हूं कि ये 7 पीढ़ी तक चलता है, तब जाकर ये खत्म होता है। 7 पीढ़ी तक चलेगा, ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। वर्णांधता होता है जिसमें क्या होता है कि हरा रंग और लाल रंग में फर्क नहीं पता कर पाते, कौन हरा है कौन लाल है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, ह्यूमस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ह्यूमस क्या होता है, देखिए ह्यूमस मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों का अपघटित रूप है जो पौधों और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व, सूक्ष्मजीव और कार्बनिक यौगिक होते हैं। ह्यूमस मिट्टी की जल धारण क्षमता, ह्यूमस जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाता है और इसकी संरचना को सुधारता है। तो ये आपका होता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों को अपघटित रूप है। जो ह्यूमस है ये क्या है, मिट्टी में जो उपस्थित जो जैविक पदार्थ होते हैं उसी में एक उपस्थित होता है, ये अपघटित रूप होता है जो पौधों और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ये मिट्टी क्या बनाता है, उपजाऊ, यानी कि मतलब इसमें फसल पैदा हो सके ऐसा बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर ख है, कह रहा है कि चर घातांकी वृद्धि का वर्णन कीजिए। चर घातांकी वृद्धि का वर्णन करना है, तो यहाँ पर देखिए चर घातांकी एक्सपोनेंशियल्स, ठीक ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, चर घातांकी ही होता है। वृद्धि वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव या जनसंख्या की संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है कि जो चर घातांकी है इसमें किसी जीव की जनसंख्या क्या होती है, इसमें निरंतर बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, और वृद्धि की दर समय के साथ तेज होती जाती है। इसे हम लोग जे आकार का वक्र भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जे आकार का वक्र भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, प्रश्न नंबर आपका है ग, 3 का ग है, एंटीटॉक्सिन क्या है। एंटीटॉक्सिन क्या होता है, देखिए एंटीटॉक्सिन एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी है। ठीक ना, एंटीबॉडी कह सकते हैं, प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन एक क्या है, प्रतिरक्षी है जो विषाणुओं या जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों टॉक्सिन को निष्क्रिय करता है। यानी कि अगर कोई जीवाणु या कोई विषाणु है अगर हमारे शरीर में सक्रिय हो गया है तो हम लोग जब एंटीटॉक्सिन लेते हैं तो वो एंटीटॉक्सिन क्या करता है, हमारे अंदर के जो जीवाणु और विषाणु जो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक ना, जो सक्रिय है उसको क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, यानी कि मारने का कार्य करता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ है, कह रहा है कि मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मादा मधुप होते हैं, जो मधुमक्खी होती है मादा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए
गुणसूत्रों की संख्या मादा मधुमक्खी जो श्रमिक होते हैं और जो रानी होती है, मादा मधुमक्खी जो रानी या श्रमिक है, इसमें क्या होता है 32 द्विगुणित यानी कि 2n कह सकते हैं, 2n गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, रानी में कितना गुणसूत्र होता है 2n, या कह सकते हैं 32 द्विगुणित होती है और 2n क्या होता है गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण प्रणाली हैप्लो हैप्लोडिप्लाइडी अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहलाती है। जो इसमें लिंग निर्धारण करने वाली प्रणाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लाइड या फिर अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहलाती है। ठीक है, तो यही पूछा है इसमें कि मादा मधुप में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इनमें लिंग निर्धारण प्रणाली को क्या कहते हैं, तो लिंग निर्धारण प्रणाली को हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लाइडी या फिर अगुणित द्विगुणित प्रणाली भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। ठीक है, और ये द्विगुणित 2n भी इसको कहते हैं 32 को। आगे देखिए यहाँ पर आनुवंशिक कूट की 2 विशेषताएं लिखिए। आनुवंशिक कूट की क्या लिखना है, 2 विशेषताएं लिखना है। तो पहला सार्वभौमिकता, लगभग सभी जीवों में एक ही कोडन या कोडान कहिए यहाँ पर, कोडान समान अमीनो अम्ल को कोड करता है। जो होता है ना कि मतलब एक कोडान होता है जो लगभग सभी जीवों में एक ही समान जो अमीनो अम्ल होता है उसको क्या करता है कोड करता है, या फिर एक ही समान अमीनो अम्ल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आप लोग AUG ले सकते हैं, इसको बोलते हैं मेथियोनिन। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, मेथियोनिन बोलते हैं। किसको, AUG मेथियोनिन। ठीक है, दूसरा इसमें है कि अपव्ययी। अपव्ययी क्या है, डीजनरेट। ठीक है, एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ल्यूसिन के लिए 6 कोडान। जो ल्यूसिन एक कोई हो, मुझे पता नहीं है, कोई जीव होगा ल्यूसिन, उसके लिए क्या है 6 कोडान है। एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान हो सकते हैं। जैसे कि अमीनो अम्ल के लिए क्या होता है कि इसमें कई मतलब किसी किसी में 1 या 2 कोडान होंगे, लेकिन इसमें क्या है एक से अधिक कोडान हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ल्यूसी के लिए 6 कोडान बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का क है, कह रहा है कि प्राकेंद्रिकियों में आरएनए के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। तो आरएनए के सभी प्रकारों के नाम इस प्रकार है। देखिए प्राकेंद्रिकियों में निम्नलिखित आरएनए प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से, दूध आरएनए, दूध आरएनए क्या बोलते हैं, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको, इसलिए इसका नाम दूध आरएनए रखा गया है कि ये मैसेंजर मैसेज पहुंचाता है, दूध का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन की सूचना ले जाता है। ठीक ना, ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जीन की सूचना ले जाता है। उसके बाद दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, इसको बोलते हैं rRNA। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं rRNA, जो राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है, जो क्या होता है राइबोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। आप लोग वीडियो बने रहे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरी पॉइंट यहाँ पर है स्थानांतरण आरएनए यानी कि इसको बोलते हैं tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अमीनो अम्लों को क्या करता है राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, इसमें क्या करता है ये आरएनए को, ये क्या करता है अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाता है। चौथा इसमें लघु नाभिकीय आरएनए, जिसको SNRNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक कुछ प्रोकैरियोटिक्स में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो लघु नाभिकीय आरएनए होता है ये क्या करता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 का क हो गया। प्रश्न नंबर 4 का ख देख लीजिए, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखिए दोहरा निषेचन यह आवृत्तिबीजी पौधों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें 2 शुक्राणु यानी कि परागकण जिसे कहते हैं, ठीक ना, 2 परागकण भाग लेते हैं। एक जो परागकण होता है या शुक्राणु, यहाँ पर आप लोग परागकण लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला है एक परागकण या शुक्राणु कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पौधा है तो यहाँ पर परागकण रहेगा। ठीक है, तो एक परागकण अंड कोशिका
से मिलकर युग्मनज जाइगोट 2n बनाता है, ठीक ना। क्या बनाता है, ये जो आपका परागण होता है वो क्या करता है, अन्य कोशिका से मिलकर वो क्या करता है, ईजीजी से मिलकर युग्मनज जाइगोट 2n बनाता है। युग्मनज क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। और दूसरी पॉइंट है, दूसरा जो परागकण होता है वो द्वितीय केंद्रक 2n से मिल करके ट्रिप्लाइड भ्रूण पोष बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म 3, ठीक है, एंडोस्पर्म 3n बोलते हैं। महत्व इसका देख लीजिए, इसका महत्व भी पूछा है। महत्व है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह प्रक्रिया आवृत बीजियों की विशेषता है और उनकी उन्नत प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। उसकी क्या होती है, उन्नत जो होती है प्रजनन क्षमता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 4 का ग, कैनाबिनाइड्स क्या है, किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए कैनाबिनाइड्स कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। जो ये कैनाबिनाइड्स है कहाँ से प्राप्त होता है, कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त होता है। जैसे भांग गांजा भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भांग भी कहते हैं, गांजा भी कहते हैं। इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैनाबिस सैटाइवा से प्राप्त करते हैं, पौधे का नाम होता है, ठीक है। चिकित्सीय उपयोग देखिए, दर्द निवारक कैंसर, गठिया में, मिर्गी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार में, मनोरंजक दवा में से नशीला पदार्थ, ये क्या होता है, इस दवा से क्या होता है, इसमें नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। तो नशीला प्रभाव भी इसका होगा। पारिस्थितिक महत्व, तंतु फाइबर उद्योग में उपयोग होता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो फाइबर उद्योग होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कैनाबिनाइड्स का, ठीक है। कैनाबिनाइड्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, पारिस्थितिक महत्व है, किसमें किया जाता है, पारिस्थितिक महत्व में, तंतु उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ, बेकर ईस्ट पर टिप्पणी लिखिए। बेकर ईस्ट क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, देखिए सचरोमेसिस सेरेबिसियस, ठीक ना, सेरेबिसीय। विशेषताएं क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव जो फंजाई होता है, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। इसकी विशेषता है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और ये अलैंगिक प्रजनन। उपयोग इसका क्या होता है, ब्रेड में, बियर, वाइन बनाने में, ठीक ना, ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में, वाइन बनाने में, किण्वन करने में इसका उपयोग होता है। आनुवंशिक शोध में मॉडल जीव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बियर जब बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और वाइन बनाते हैं, तो उसको जब इसको किण्वित किया जाता है, जब उसमें फफूंद लगनी शुरू होती है, किण्वित किया जाता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है उसमें। तो ये आपका था प्रश्न नंबर 5 का, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, ताकि अब से मैं अनसॉल्व पेपर शुरू कर दिया हूं। अब आप लोग अनसॉल्व पेपर को हल करिए बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।